हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीप्ति सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल पृष्ठभूमि। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट करा था लास्ट वीडियो में। एंड चैप्टर का नेम था इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे इंडिया के साइज़ के बारे में, इंडिया की लोकेशन के बारे में एंड सिग्निफिकेंट जो इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए इंडिया के बारे में, तो वो डिस्कस कर रहे थे। तो ये सेकेंड पार्ट है, इसके अंदर हम देखेंगे, अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें क्या है आपका, इंडिया जो है फर्स्ट पॉइंट जो है वो आता है आपका, इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। ये बताया हुआ है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन को हम समझेंगे किससे, हमारे मैप की हेल्प से, क्योंकि मैप से हमें ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ आती है और रट्टाफिकेशन वाला कंसर्न जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप मैप से स्टडी करोगे तो ईजी रहेगा ज्योग्राफी को समझना। अब यहाँ पर देखिए आप, ये देखो आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये है पूरा हिमालयाज, ये क्या है, हिमालयाज है। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका हिमालयाज। तो ये जितना भी मैं ब्लैक शेड कर रही हूँ ये आपका हिमालयाज चलते जा रहे हैं, ठीक है। ये इधर इस तरफ आ जाती है, पूर्वांचल रेंज आ जाती है नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें हिमालयाज की, ठीक। तो हिमालयस कहाँ से स्टार्ट हुआ, दोबारा से हम इसको इजीली समझने के लिए अपना डायरेक्शन प्लॉट कर लेते हैं। ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये क्या होता है बताओ, नॉर्थ, एंड ये बोलो जल्दी, साउथ, ठीक है। ये डायरेक्शंस हो गए। तो आपका हिमालयस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हिमालय स्टार्ट हो रहा है नॉर्थ वेस्ट से, फिर नॉर्थ वेस्ट को कवर करता है, देन वो नॉर्थ को कवर करता है, देन वो किसको करता है, नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है। मतलब ये जितना एरिया ना ये कवर किससे किया गया है, हिमालयाज से कवर किया गया है। यहाँ पे आपको बोला नहीं गया, यहाँ पे क्या बोला गया, यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में बात की है। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से है, हिमालयाज है यंग फोल्ड माउंटेन्स। तो कितना एरिया कवर करता है आपका, यहाँ पे ये कौन सा एरिया आपका, देखो डायरेक्शंस में देख लेते हैं कौन सा एरिया है ये आपका, ये वाला पार्ट नॉर्थ वेस्ट, फिर नॉर्थ, देन नॉर्थ ईस्ट। मतलब यहाँ से ये पूरा ट्रैवल करना स्टार्ट करता है और हिमालयाज बिल्कुल लास्ट तक आते हैं। तो हमारे इंडिया को नॉर्थ वेस्ट, हमारे इंडिया को नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, ये जो पूरा पार्ट है ये किसने बाउंड कर रखा है, हिमालयाज ने बाउंड कर रखा है। एंड नीचे की तरफ अगर हम नॉर्थ और एंड ऊपर के पार्ट को देख लेते हैं, अगर नीचे देखें, देखो ये पूरा पार्ट हमने देख लिया कि हिमालयाज कवर करता है। एंड ये वाला जो पार्ट है जहाँ पर हमारा समुद्र है उस तरफ क्या है, एक साइड में क्या है, अरेबियन सी है, एक साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ये लास्ट वीडियो में हमने समझ लिया था कि लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पे लाई करता है, कहाँ लाई करता है, एंड अंडमान निकोबार कहाँ लाई करता है, बे ऑफ बंगाल में, एंड लक्षद्वीप जो है वो लाई करता है आपका अरेबियन सी में, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो है हमारे इंडिया के वो है माउंटेन्स, एंड नीचे सदर्न पार्ट की अगर बात करें इंडिया की तो है सी, एक इंडियन ओशियन जो है नीचे की तरफ है, एंड आपके लेफ्ट एंड राइट में देखें तो बे ऑफ बंगाल है, एंड क्या है, अरेबियन सी है, इसी तरीके से है, ठीक है। अब देखो सेकंड पॉइंट इसमें बताया क्या गया है, देखो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने यही बोला है कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में जो है वो हिमालय ने कवर कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं कि सदर्न पार्ट जो है इंडिया का एक्सटेंड टुवार्ड्स द इंडियन ओशियन, डिवाइडिंग इट इनटू टू सीज, दो सीज में डिवाइड कर देता है, एक अरेबियन सी में वेस्ट की तरफ एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। इसका मतलब क्या लाइन का, देखो यहाँ पर देखिए आप, सिर्फ हम सदर्न पार्ट को देखते हैं, ये देखो दिस इज द सदर्न पार्ट ऑफ आवर इंडिया, ठीक है। ये देखो ये आपका सदर्न पार्ट हो गया, ठीक है। तो इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट बोल दो, डेकान प्लेट्यू है ना, ये वाला पार्ट जो है डेकान प्लेट्यू इंडिया का इस तरीके से है, इस तरीके से प्रोट्रूड कर रहा है, इस तरीके से घुसा हुआ है इंडियन ओशियन में कि वो इंडियन ओशियन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दो सीज में डिवाइड कर देता है, एक है अरेबियन सी, एक है बे ऑफ बंगाल। मतलब देखो अगर मान लो ये इंडियन ओशियन है, ये आपका क्या इंडियन ओशियन है, यहाँ पे आपका इंडिया आ गया। अब इंडिया जब इसके अंदर इंडियन ओशियन में घुसना स्टार्ट हुआ तो इसने इंडियन ओशियन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अरेबियन सी को, एक बे ऑफ बंगाल को। तो ये क्या होता है, ईस्ट होती है, और ये क्या होता है आपका वेस्ट है। अगर ये मान लो आपका इंडिया है तो ईस्ट साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है,
एंड वेस्ट साइड में क्या है आपका अरेबियन सी है, ठीक है। तो बस इस पॉइंट के अंदर इस सेकेंड पॉइंट में यही बात बोली गई है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट बताया हुआ है लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। देखो हमने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वैल्यू तो देख ली थी कि इंडिया की क्या है, बट यहाँ पर देखो ये बोला गया है कि देखो 68 डिग्री 7 मिनट है और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो अराउंड 30 डिग्री होता है, ठीक है। अगर आप माइनस करके देखोगे, अप्रॉक्स बताया, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स जो है 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। जब नॉर्थ एंड साउथ के बीच में देखते हैं तो भी 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, कहने का मतलब ये है। तो इसके अंदर ये बोला है कि जब ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं हम, ईस्ट से वेस्ट का जब एक्सटेंड देखते हैं तो भी 30 डिग्री दिखता है, और नॉर्थ से साउथ का जब एक्सटेंड देखते हैं हम तो भी 30 डिग्री दिखाई देता है। लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू में तो वो उतना ही है, ठीक है। लेकिन अगर देखें, देखो डिफरेंस जो है ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंट का वो भी 30 डिग्री है, एंड आपका नॉर्थ एंड साउथ जो एक्सटेंट है उसमें भी डिफरेंस 30 डिग्री है, ठीक है। अप्रॉक्स जो है वो डिफरेंस 30 डिग्री का होता है। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि जो नॉर्थ एंड साउथ का जो पार्ट है, मतलब ऊपर से नीचे वाला जो पार्ट है, वो देखने में ज़्यादा लंबा लगता है एज कंपैरिजन टू ईस्ट टू वेस्ट जो एक्सटेंट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ईस्ट टू वेस्ट जो होता है ये छोटा दिखाई देता है, और नॉर्थ साउथ जो होता है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम गुजरात। गुजरात आपका किस साइड आ जाएगा, वेस्टर्न हो जाएगा। वेस्टर्न इंडिया की अगर बात करें तो गुजरात आ जाएगा। अगर यहीं पे मैं डायरेक्शन प्लॉट कर दूं इस तरीके से, ये होगी ईस्ट एंड ये होगी वेस्ट। तो वेस्ट में क्या है, गुजरात है, एंड अरुणाचल प्रदेश कहाँ होता है आपका, ईस्ट में है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। तो गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है वो 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। एंड ये टाइम डिफरेंस क्यों आया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन, आपको ये सब हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफरेंस होता है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का, है ना। जो हम टाइम इंडिया में जो टाइम अगर अब मेंटेन करते हैं, या फिर इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर देखो, हर स्टेट का जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड जो लोकेशन होगी वो डिफरेंट होती है, एंड टाइमिंग जो होती है इसी के अकॉर्डिंग देखा जाता है। लेकिन इंडिया में जो टाइम डिसाइड किया जाता है वो डिसाइड किया जाता है आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया से, ताकि हर स्टेट में एक ही टाइम रहे। ऐसा ना हो कि अरुणाचल प्रदेश वाले जो हैं वो आगे चल रहे हैं या फिर पीछे चल रहे हैं, या गुजरात वाले आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दिया गया कि हम इसके अकॉर्डिंग टाइम रखेंगे, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हम टाइम को डिसाइड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि हर स्टेट की एक अलग लोकेशन है, अगर हम उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग उसका टाइम डिसाइड करेंगे तो फिर हर स्टेट का अपना एक अलग टाइम हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए टाइम को किसके अकॉर्डिंग रखा गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की जो वैल्यू है वो कितनी है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है, ये है इसकी। तो ये आपको पता होना चाहिए पॉइंट की 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो IST है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग जो है, मतलब आपके स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये जो कहाँ से पास होती है, ये लाइन जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर एक लाइन पास होती है। देखो ये लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, ये कहाँ से पास होती है, तो आंसर है ये पास होती है यूपी से मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर एक जगह है यूपी के अंदर, वहाँ से ये पास होती है, ठीक है। वहाँ से जो है आपकी IST स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पास होती है। कहाँ से पास होती है, यूपी में भी कहाँ से, मिर्ज़ापुर में से, ठीक है। देखिए IST इज पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। पूरे कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम अगर लेना होता है तो किसको माना गया, IST को माना गया। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मतलब देखो ये वही चीज़ है, अगर लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड जो होते हैं ये इफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट था ये वाला, इसमें क्या था कि गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो टाइम डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन वो क्या हो जाता है, 2 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ऐसा होगा कि गुजरात वालों से आप टाइम पूछोगे वो बोलोगे कि 12 बज गए हैं, अरुणाचल वाले बोलेंगे कि भाई 2 घंटे कम करके वो बोलेंगे
ठीक, या फिर 2 घंटे ज़्यादा करके बोल देंगे तो उससे क्या होगा, 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा। तो जब 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा तो हम किसका टाइम माने, तो ये कन्फ्यूज़न हुआ ना। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ले लिया जिसके अकॉर्डिंग हम अपने टाइम को डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंड ये वाली लाइन किससे पास होती है, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर कहाँ है, यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखते हैं हम, यस देखिए, इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। जो ईस्ट एंड वेस्ट एशिया है उसके बीच में जो है वो इंडिया आता है। मतलब मान लो एक तरह से अगर ये मान लो ये एशिया ले लिया हमने, तो बीच में है बिल्कुल इंडिया, सेंट्रल पोजीशन है इंडिया की। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, मैप से देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। मतलब इंडिया सेंट्रल पोजीशन पे है एंड इस तरीके से इंडिया की ये मतलब साउथ डायरेक्शन में पड़ता है। ठीक, अब इस बात का क्या मतलब है, अब ये देखो, यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका एशिया, ये पूरा जो है एशिया हो गया, ये वाला पार्ट जो है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इसको बोलेंगे हम एशिया। ठीक, एंड यहाँ पर देखो, एक सेकेंड वेट करो, अरे वेट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका एशिया का पार्ट हो गया, ये चाइना, इंडिया, ये सब क्या एशिया है। ठीक है, इसको ही देख लेते हैं हम। तो ये इस तरीके से है कि आपका जो इंडिया वो बिल्कुल सेंट्रल में पड़ता है। अगर हम इस वाले मैप की बात करें, यहाँ पर आपका इंडिया बिल्कुल इस तरह, ये देखो ये इंडिया बना हुआ है, कलर दूसरा ले लेते हैं, ये देखो, ये जो है सदर्न पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये इंडिया का है, ये जो है इंडिया का है ना। अब यहाँ सदर्न पार्ट है और ऊपर जब बनेगा वो जम्मू कश्मीर जब बन के आएगा तो ये यहाँ पर आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं ईस्ट में एंड वेस्ट एशिया के बीच में जो सेंट्रल पोजीशन है वो किसकी है, इंडिया की है, वो इंडिया की है सेंट्रल पोजीशन। कब, जब ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया के बीच में आता है। मतलब ये पूरा, अगर मान लो ये पूरा ले लिया हमने कि ये पूरा जो है वो एशिया है। ठीक है, इसके बीच में जो सेंट्रल पोजीशन है वो किसकी आती है, इंडिया की आती है आपकी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहीं पे डायरेक्शन प्लॉट कर दूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो नीचे की तरफ है ना ये इंडिया, तो ये क्या हो गया, साउथवर्ड एक्सटेंशन हो गया। साउथवर्ड एक्सटेंशन हुआ, नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, साउथवर्ड एक्सटेंशन हो जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो 2 पॉइंट आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। अगर हम बात करें कि फर्स्ट क्या कहता है, द इंडियन लैंडमास जो है हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। मतलब अगर ये एशिया है तो इसके बीच में बिल्कुल है वो है आपका इंडिया। उसके बाद इसने बोला है इंडिया जो है इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कॉन्टिनेंट की। अगर ये पूरा एशिया है तो इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो इस तरफ पड़ता है। मतलब इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, इंडिया जो है सदर्न पार्ट में आता है, साउथवर्ड एक्सटेंशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है द ट्रांस Indian ocean route which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategical central location। देखो यहाँ पर अगर बात करें हम, यहाँ देखो अगेन इसको हम दोबारा से जूम करते हैं क्योंकि बिना जूम करे आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ देखिए ये हो गया बाउंड्री हमारी, कोस्टल जो बाउंड्री हो गई। ठीक है, इंडिया की। इस तरफ आपका अरेबियन सी है, इधर आपको पता है बे ऑफ बंगाल है। तो ये पूरा सी रूट है यहाँ पे, है ना, सी रूट है ना, आप व्यापार कर सकते हो। अब देखो, अब सी रूट से हर तरीके से कनेक्ट हो। अरेबियन सी के थ्रू आप सऊदी अरेबिया, यमन, ईरान, और अगर आप इस तरफ जाना चाहो, अगर इसको बड़ा करें हम, तो आप कहीं भी जा सकते हो। मतलब इस सी के थ्रू इस तरफ जितना भी है आपका वर्ल्ड में, इधर जो भी कंट्री आप वहाँ से कनेक्ट हो।
बे ऑफ बंगाल की तरफ से आप इधर जो कंट्रीज हैं उससे कनेक्ट हो, तो मतलब इंडिया की एक ऐसी पोजीशन है, कहने का मतलब ये है कि एशिया के अंदर इंडिया जो है सेंट्रल पोजीशन पे आता है। अगर ये पूरा इंडिया है तो बीच में आपका सेंट्रल पोजीशन पे क्या है, इंडिया है, और इंडिया जो है साउथ में है, साउथवर्ड एक्सटेंशन है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है कि इंडिया की जो कोस्टल बाउंड्री है वो नीचे की तरफ, एक तरफ क्या है अरेबियन सी है और एक तरफ क्या है बे ऑफ बंगाल है। मतलब इंडिया के पास ना दोनों ही, कहते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू, इसी तरीके से कि इंडिया की दोनों ही तरफ जो है वो ओशियन है। तो उन दो ओशियन की हेल्प से, या आप कह सकते हो उन दो सी की हेल्प से जो है हम बाकी दुनिया से कनेक्ट हैं। तो अगर हमें कोई भी ट्रेड करना है, कोई व्यापार करना है, तो इजीली हम सी रूट के थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो बस यही पॉइंट इसके अंदर बोला गया। अब सबसे जुड़ जाएगा इंडिया जो है, इस तरफ यूरोप है, जैसे ये हो गया आपका इंडिया, ठीक। यहाँ पर आपका सी रूट है, यहाँ मुंबई है, यहाँ पर आपका पोर्ट है, यहाँ बहुत सारे पोर्ट हैं जहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। ये हो गया आपका यूरोप। तो आप यूरोप में ऐसे घूम के यहाँ से यूरोप चले जाओ, है ना, यूरोप चले जाते हैं इस तरीके से। तो हम यूरोप से भी जुड़ गए, किसके थ्रू जुड़ गए, सी रूट के थ्रू जुड़ गए। तो हम इंडिया जो है वो सी रूट के थ्रू बाकी दुनिया से बहुत इजीली जुड़ा हुआ है। इसी को बोलेंगे हम ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स, जो बाकी कंट्रीज़ को, यूरोप को इंडिया से जोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं प्लॉट कर दूँ डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ और साउथ, तो इंडिया के वेस्ट में अगर देखें तो यूरोप है ना, तो वहाँ पर इजीली जुड़ सकते हैं। इधर से देखिए ईस्ट में तो ईस्ट एशिया से भी आराम से ट्रेड कर सकता है। तो इंडिया जो है बाकी पूरी और अदर जो कंट्रीज़ हैं उनसे सी रूट्स के थ्रू बहुत इजीली जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर भी उसी चीज़ को कंटिन्यू किया गया है। नोट पॉइंट है क्या, डेक्कन पेनिनसुला पोर्ट्रूट्स इनटू द इंडियन ओशियन, thus helping India to establish close contact with the West Asia। देखो पहले इतना पॉइंट समझते हैं। पहली बात इन्होंने बोली है कि जो डेक्कन पेनिनसुला है, डेक्कन पेनिनसुला किसे बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है आपका, ठीक है, इसी को हम डेक्कन पेनिनसुला बोलते हैं। देखो दोबारा क्लियर कर लेते हैं इसको। देखो ये इस तरीके से आपका ये वाला जो पार्ट है, हम साउथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी को बोला जाता है डेक्कन पेनिनसुला। पेनिनसुला पार्ट हो गया, ठीक है, ये डेक्कन पेनिनसुला हो गया आपका। अब जो डेक्कन पेनिनसुला इंडियन ओशियन में कुछ इस तरीके से घुसा हुआ है कि वो इंडियन ओशियन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक अरेबियन सी में कर देता है, एक बे ऑफ बंगाल में कर देता है। तो ये बात तो फर्स्ट पॉइंट हो गया क्लियर कि डेक्कन पेनिनसुला पोर्ट्रूट्स मतलब इस तरीके से घुसा हुआ है, किसमें, इनटू द इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन में। दस इंडिया मतलब इस तरीके से दो चीज बन जाते हैं, अरेबियन सी बन जाता है और इस तरफ बे ऑफ बंगाल बन जाता है, ठीक। तो हमारे पास सी रूट है, यहाँ पर देखो हमारे पास यहाँ पे सी रूट है, ठीक। अब इन सी रूट से हम इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, क्लोज कांटेक्ट बना सकते हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, जैसे वेस्ट एशिया के साथ भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे आपका और किसके साथ, अफ्रीका के साथ, यूरोप हमने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर देखा था, यूरोप के साथ भी एक अच्छा कांटेक्ट बना सकते हैं इंडिया। अब देखो यहाँ पे अगर आपका पोर्ट है, सी रूट है आपके पास, ठीक, यहाँ पे क्या आपका अफ्रीका है, तो आप डायरेक्ट सीधा अफ्रीका जा सकते हो, अफ्रीका के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप बना सकते हैं ना। इसी तरीके से इसको आगे मूव करके जाओगे तो आप यूरोप भी जा सकते हो, है ना। इसी तरीके से इंडिया जो है बाकी अदर कंट्रीज़ के साथ इजीली जुड़ सकता है, साउथ ईस्ट में जुड़ सकता है, ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्ट एशिया जो है इस तरफ ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, इधर से भी एशिया से आप कांटेक्ट रख सकते हो। तो मतलब ये है कि इंडिया जो है हर तरीके से, हर डायरेक्शन में, ईस्ट में एंड वेस्ट के अंदर, मतलब दोनों तरीके से, ईस्ट में भी एंड वेस्ट के अंदर, दोनों तरफ ट्रेड कर सकते हैं, क्लोज रिलेशन बना सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सी रूट सी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो है इंडिया की एक क्या बोलते हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया, मतलब हमारा फ़ायदा हो गया इसमें। नेक्स्ट आता है, कोई भी अदर कंट्री ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी लॉन्ग कोस्ट लाइन हो जितनी इंडिया के पास है। देखो इंडिया के पास ये पूरा जो पार्ट है ना, ये पूरा ही तो कोस्ट लाइन है। हमने अभी पढ़ा था कि कितना किलोमीटर होती है, ठीक है। तो इतनी बड़ी कोस्ट लाइन किसी और कंट्री की नहीं है, ठीक है, किसी और कंट्री की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है। किसके ऊपर, इंडियन ओशियन के ऊपर,
ठीक, ये वाला पार्ट क्या है, इंडियन ओशियन है। तो इंडियन ओशियन में सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो हमारे कंट्री की इंडिया की कोस्ट लाइन है। तो इसी वजह से इंडिया को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है, इसी वजह से यहाँ जो ओशियन है उस ओशियन का नाम इंडियन ओशियन रखा गया, क्योंकि उस ओशियन में जो सबसे बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया की ही है। मतलब आप ये देख लो कि पानी है, ठीक है, समुंदर है कोई, और वहाँ पे कोस्ट लाइन सबसे बड़ी एक पर्टिकुलर कंट्री की है, तो उस समुंदर का नाम उसी कंट्री के ऊपर रख दिया गया है। तो इंडिया का जो नीचे ओशियन है उसको बोला जाता है इंडियन ओशियन। तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से हम इंडियन जो ओशियन है उसका नेम जस्टिफाई कर सकते हैं कि इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ही क्यों रखा गया है, क्योंकि जैसे हमने एग्जांपल लिया, समुंदर है, पानी है, वहाँ पे सबसे बड़ी कोस्ट लाइन एक पर्टिकुलर कंट्री की है, उस कंट्री से मतलब उस कंट्री वो कंट्री जो है उस पर्टिकुलर समंदर या ओशियन के थ्रू इतना ट्रेड करता है, इतना क्लोज रिलेशनशिप बनाते हैं विद द अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो उस समुंदर का नाम जो है वो हमारे ही कंट्री पे रख दिया गया, मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर रख दिया गया। तो इंडिया का जो नीचे है वो कौन सा है, इंडियन ओशियन है। तो यहाँ पे हमारे ये पॉइंट जस्टिफाई हो जाता है फर्स्ट कि नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़, जितनी बड़ी इंडिया की कोस्ट लाइन है इतने बड़े कोई और अदर कंट्री की कोस्ट लाइन नहीं है। एंड इट इज़ इंडियाज एमिनेंट पोजिशन इन द ओशियन इंडियन ओशियन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशियन। तो ये जस्टिफाई करते हैं स्टेटमेंट को कि इंडियन ओशियन का नाम इंडियन ओशियन क्यों रखा गया, सिर्फ एक ही ऐसा ओशियन क्यों है जिसका नाम एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट है, क्या है, सिंस द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869 इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। देखो ये पॉइंट क्या कहता है कि 1869 से पहले स्विस कैनाल नहीं थी, ठीक है, जब स्विस कैनाल नहीं थी तो इंडिया को अगर ट्रेड करना है, अगर इंडिया से किसी पर्टिकुलर ट्रैवलर को या कुछ भी है, इंडिया को अगर कोई रिलेशनशिप बनाना है, ट्रेड करना है विद यूरोप, तो बहुत सारा ट्रैवल करके जाना पड़ता था बिफोर 1869। बट आफ्टर 1869 क्या था, स्विस कैनाल बना दी गई। जब ये स्विस कैनाल बना दी गई तो इंडिया और यूरोप के बीच जो डिस्टेंस था वो 7000 किलोमीटर तक कम हो गया। अब देखो इसे समझते, इस पॉइंट को समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। यहाँ पर देखो, ये देखो, हाँ ये हो गया, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया मुंबई का, ठीक है, मान लीजिए हमारा मुंबई से हमारा एक शिप चला और उस शिप को जाना है यूरोप, ठीक है, इस तरीके से ले लिया हमने एक एग्जाम्पल, ठीक, ये मुंबई है। स्विस कैनाल जो थी वो 1869 में बनी, ठीक, ये वाली है स्विस कैनाल। फर्स्ट देखो यहाँ पे अगर स्विस कैनाल को अगर हम देखें, स्विस कैनाल है किसके बीच में, रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में, ये जो कैनाल है इसको बोला जाता है स्विस कैनाल। ये कैनाल बनी 1869, मतलब ये जो रास्ता था ना, मतलब हुआ क्या कि ये दो समुंदर हैं और बीच में एक ऐसा है कि भाई इसने ब्लॉक कर रखा है, तो इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक कैनाल बना दी ताकि इन दो समुंदर को जोड़ दिया जाए और शिप सीधा ऐसे ही निकाल दिया जाए, ठीक है। पहले शिप घूम के जाता था, बट जब ये पूरा एक शॉर्टकट रास्ता मिल गया तो शिप रेड सी और मेडिटेरियन सी होके जाने लग गया यूरोप की तरफ। तो पहले क्या होता था, मुंबई से जब शिप जाता था तो ये पूरा यहाँ पर से अफ्रीका को घूमते हुए जाता था, मतलब यहाँ से मुंबई से चले तो पूरा अफ्रीका क्रॉस करेगा, देन वो कहाँ पहुँचेगा, आपका यूरोप पहुँचेगा, ठीक है। लेकिन आफ्टर 1869 क्या हुआ कि यहाँ पे एक स्विस कैनाल बना दी गई। अब ये जो थोड़े यहाँ पे जो समुंदर थे ना, यहाँ पे मेडिटेरियन सी और आपका रेड सी जो था, इन दोनों सी को जोड़ दिया। तो हुआ क्या, यहाँ से शिप को एक शॉर्टकट रास्ता मिल गया, तो वो कहाँ से चलना स्टार्ट करा उसने, अब वो पूरा अफ्रीका को घूम के नहीं जाता था, अब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा एंड ये इस तरीके से यहाँ तक यूरोप पहुँच गया। तो कितना मतलब इधर डिस्टेंस कम हो गया था, 7000 किलोमीटर जो है इतना डिस्टेंस कम हो गया, तो फायदा हो गया ना उसे कैनाल बनाने से। नेक्स्ट देखो, अब देखो माउंटेन पास क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे समझे कि माउंटेन पास होते क्या हैं, तो माउंटेन्स के बीच में जो रास्ते होते हैं, ठीक है, सिंपल ये होता है माउंटेन पास का मतलब, इससे ज़्यादा कुछ और अलग बात नहीं है। माउंटेन पास देखो, अगर मान लीजिए ये माउंटेन है, वेट कहाँ जा रहा है, देखो ये माउंटेन है,
आपको इधर से इस तरफ आना है जी। तो कैसे आओगे? आप पहले इस पहाड़ पे चढ़ोगे, फिर इस पे उतरोगे, फिर चढ़ोगे, फिर उतरोगे, फिर चढ़ोगे, फिर उतरोगे, ऐसे जाओगे? नहीं, ऐसे तो पहुंच ही नहीं पाएंगे। हिमालयस पे आप कैसे चढ़ोगे? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ोगे देन फिर आओगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या था कि माउंटेन्स को पास करने के लिए, मतलब इन पहाड़ों को पास करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच में रास्ते थे, ठीक। उन्हीं रास्तों को बोला गया पास बोला गया। उन रास्तों को क्या बोला गया? पास। जैसे आप देखो यहाँ पे ये एक रास्ता है ना, छोटा पतला, मतलब संकरा सा रास्ता होता है माउंटेन्स के बीच में, तो उसी रास्ते को बोला जाता है पास। उसको क्या बोलते हैं? पास बोलते हैं। अब देखो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, बट बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में अगर बोले, पास क्या होता है? माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता होता है जाने के लिए, उसी को पास बोला जाता है, ठीक है। देखो, अ माउंटेन पास इज अ नेविगेबल रूट थ्रू माउंटेन रेंज ओवर अ रिज, ठीक है। वही माउंटेन रेंज के बीच में जो रास्ता होता है। सिंस मैनी ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन रेंजेस have presented formidable barrier to travel, passes have played a key role। देखो बहुत सारे जैसे बहुत माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, बहुत खड़ी चढ़ाई होती है जिनके अंदर जिनके ऊपर आप चढ़ के नहीं जा सकते हो, या फिर बहुत मतलब डेंजरस भी होते हैं। तो अगर उन माउंटेन्स को पास करना है हमें, मतलब उनमें से निकलना है या उनको उनके थ्रू हमें कहीं और जाना है, तो यहाँ पे जो पासेस थे या जो रास्ते हुआ करते थे वो एक बहुत की रोल प्ले करते हैं एक टाइम पर। ट्रेड के टाइम, ट्रेड में, वॉर में, या फिर बोथ ह्यूमन एनिमल माइग्रेशन फ्रॉम अर्थ हिस्ट्री। तो ये हिस्ट्री की बात बताई हुई है कि अभी तो देखो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप एयर वे से जा सकते हो, आप वाटर वे से जा सकते हो, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर ट्रैवलिंग, फॉर कम्युनिकेशन विद अदर कंट्रीज। बट क्या था, एक टाइम पर आपके पास सी रूट नहीं था हमारे पास। एक टाइम पर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सी रूट नहीं था, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड करने के लिए या फिर रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर ट्रैवलर आते थे इंडिया, या फिर इंडिया से कोई बाहर जाता था तो कैसे जाते थे? मतलब इन्हीं रास्तों के थ्रू जाते थे। और हमें पता है इंडिया का जो ऊपर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वो कम्प्लीटली इज कवर्ड बाय द हिमालयाज। तो उसको पार करके, उसको मतलब पूरा गो थ्रू होके दूसरे कंट्री में जाना, ठीक है, किसकी हेल्प से जाते थे? पासिस जो बनाए, पासिस जो होते थे माउंटेन्स में, उसकी हेल्प से जाते थे। क्यों जाना होता था? नाउ क्वेश्चन ये भी तो आता है ना कि क्या जरूरत पड़ी है हिमालय को क्रॉस करके दूसरे कंट्री में जाना? देखो आप आइसोलेशन में नहीं रह सकते एक पर्टिकुलर कंट्री, आपको यू हैव टू स्टेब्लिश कम्युनिकेशन रिलेशन विद द अदर कंट्रीज ऑल्सो। कि जैसे अभी ले लो कोविड-19 पैंडेमिक आए हो, तो आपको इस टाइम पे ज़रूरत है, आप सिर्फ अकेले ही चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टेब्लिश रिलेशनशिप विद द अदर कंट्रीज ना। तो उसी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए, व्यापार करने के लिए, या फिर कोई लड़ाई भी हो गई या वॉर हो गया, तो उस वॉर में अपने सिपाहियों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए भी पासेस का यूज़ किया जाता था। तो ये सब क्या थी? हमारी हिस्ट्री की बातें हैं, ठीक। तो आपको समझ आ गया होगा, हमने ये जो पूरी कहानी देखी, ये सब देखी रिलेटेड टू द माउंटेन पास। अब सिंपल समरी अगर बोले तो ये बोल देंगे, माउंटेन पास जो होता है वो एक रास्ता होता है पहाड़ों के बीच में से, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा माउंटेन पासिस के बारे में समझा, इसका यूज़ देखा कि हिस्ट्री में किस तरीके से यूज़ किया जाता था माउंटेन पास को, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं इस सेशन को। अब हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया है, उस पार्ट को हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको चीज़ें समझने में, ग्रेस करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो हम यहाँ पे इसको रोकते हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई का रोक विराम लगाते हैं, ठीक है। सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, आई नो, दिस इज नॉट अ प्राइड थिंग। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज़ द की ऑफ योर लर्निंग। आप जितना रिवीजन करोगे आपको चीज़ें उतनी जल्दी मतलब आप याद भी रख पाओगे, एंड जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके माइंड में भी बहुत क्लिक करेगा, बहुत जल्दी क्लिक करेगा, ठीक है। तो ठीक है, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।